एक रॉड की वेलोसिटी क्या रॉड के परपेंडिकुलर है? नहीं है, तो हम तुरंत वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक v cos 30 और एक v sin 30। मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट ईएमएफ लाने वाला होना चाहिए? ओके, v sin 30 है तो ईएमएफ क्या आ जाएगा? ईएमएफ आ जाएगा v sin 30 इंटू एल इंटू बी। सब कुछ परपेंडिकुलर तभी हो पाएगा। चलो ये हो गया, 14 करते हैं, 13 करते हैं, सॉरी 13 में क्वेश्चन में कहा गया पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन बताओ। क्या तुम्हें पता है एक लूप चाहे अंदर जा रहा हो चाहे बाहर जा रहा हो, उसमें पावर लाना है तो पावर बाय द एजेंट, ओके, पावर बाय द एजेंट वो होता था एफ वी। पूरी कहानी रिकॉल करते हैं। एफ बराबर होता था आई एल बी। आई होता था वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस और ईएमएफ होता था वी एल बी अपॉन रेजिस्टेंस। ये क्या बन गया? वी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई। कुल मिलाकर यार पावर का हमें किसके साथ रिलेशन चाहिए? तो बता यार, पावर समथिंग इंटू वी स्क्वायर वाला लुक है कि नहीं है? और अगर ऐसा ग्राफ होगा तो कौन सा होगा? क्या y इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनता है? क्या हमने लाइफ में कभी नहीं देखा? इसी दिन के लिए देखा इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये पैराबोला कहलाता है। और सुनाओ। चलो अभी हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पता चल गया कि जनता आज नहीं आएगी, सैटरडे है, वीकेंड है और दिमाग में रहता है कि आराम करना है। हम लोगों ने फैराडे लॉ में देखा है कि अगर किसी कारण से फ्लक्स चेंज होता है, हाँ, एडी करंट क्या होता है? वो जो हम लोगों ने कहा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मेटल रख दो तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगी। नहीं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या लाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? करंट चलाने की कोशिश करेगी। उसी करंट का नाम एडी करंट है। क्लियर है? एडी करंट वो अनवांटेड करंट है जो किसी मेटल में होने वाले फ्लक्स चेंज की वजह से आता है। ठीक है? अब इंडक्शन कुकर में वो अनवांटेड नहीं होता, वही वांटेड होता है, तो वो हमारे काम आ जाता है। तो जब तक हम लोगों ने फैराडे लॉ देखा तब तक एक बात कॉमन थी कि किसी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट फ्लो कराने की वजह यानी क्या आएगा? ईएमएफ आएगा। नहीं, अब वो फ्लक्स किस कारण से चेंज हो सकता था? उसमें कारण बहुत सारे हम लोगों ने देखे कि कोई मैग्नेट पास लाओ, दूर लाओ, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में इन करो, आउट करो, वो सारे कारण। लेकिन उसमें से अभी तक हम लोगों ने ये कारण की बात नहीं करी है। मैंने कहा यार ये कॉइल है जिसपे हम फैराडे लॉ लगाने वाले हैं, नहीं, इसके अंदर इसका मतलब फ्लक्स चेंज होने वाला है और वो फ्लक्स चेंज इसके ही जैसी एक दूसरी कॉइल की वजह से होने वाला है। तुम्हें पता है कि मैग्नेट भी मैग्नेटिज्म देता है, परमानेंट मैग्नेट करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिज्म देता है कि नहीं? तो यार इस टॉपिक में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स करंट कैरिंग वायर लेने वाले हैं। पिछले पूरे टॉपिक में हमने करंट कैरिंग मैग्नेटिक सोर्स की चर्चा नहीं करी है। फैराडे लॉ भी चल रहा है बट अब सोर्स क्या हो गया है? मुझे बताओ, अगर हम इस वायर से फ्लो करने वाला करंट कंट्रोल कर सकते हैं तो एक तरह से हम इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? तो अगर मैं कह रहा हूं
तुम्हें पता है कोई भी कॉइल जब करंट फ्लो कराती है तो उसके अंदर क्या आता है, मैग्नेटिज्म आता है कि नहीं, है ना। और ये मैग्नेटिज्म अगर इस कॉइल के से पास हुआ और चेंज हुआ तो क्या इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो कर जाएगा। अगर ये लूप है तो इसमें करंट फ्लो कर जाएगा। तो मैंने आज जैसे इसका सर्किट देखो पूरा किया है, इसमें करंट डेवलप होना शुरू किया है, और करंट जब तक डेवलप हुआ है इसका मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हुआ होगा। जब तक इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा तब तक इसमें क्या आएगा, करंट। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलना बंद हो जाएगा तो इसका करंट भी खत्म हो जाएगा। इसमें खत्म हो नहीं रहा है, मुझे लगता है पूरी बात दिखाई नहीं गई यार। ये करंट केवल तब तक रहेगा जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड ग्रो कर रही है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का ग्रो होना बंद हो जाएगा वैसे ही इसमें करंट बंद हो जाएगा। ले देखिए यार, अब तक करंट बंद हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इस कॉइल के अंदर करंट देने के लिए किसने फ्लक्स चेंज किया है, तो यार एक कॉइल के अंदर करंट लाने के लिए दूसरी कॉइल ने फ्लक्स चेंज कराया है। तो नहीं, एक ही बिरादरी वाले एक दूसरे को इंड्यूस कर रहे हैं। कुछ ऐसा है कि कॉइल ने कॉइल को इंड्यूस किया कि भैया हम तो करंट फ्लो करा रहे हैं, तुम भी फ्लो कराओ, नहीं। तो इस तरह से एक कॉइल ने क्योंकि दूसरी कॉइल को इंड्यूस किया है तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। बार मैग्नेट अगर ये काम करता तो फिर वो म्यूचुअल नहीं होता, मतलब वो एक ही बिरादरी वाली बात नहीं होती। दूसरी बिरादरी वाले ने जगाया कि भैया तुम जाग जाओ, तो वो म्यूचुअल नहीं हुआ, वो क्या हुआ कि वो पड़ोस वाले ने जगा दिया, ऐसी बात है। तो इसके करंट को किसने जगाया है, इसी की बिरादरी के कॉइल ने, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। कि कभी हमने जगाया तो हम जाग गए, तुमने जगाया तो हम जाग गए, इस तरह से। कभी ये क्या, ये अगर करंट फ्लो कराता तो इसके अंदर नहीं आता। म्यूचुअल का मतलब इससे भी है कि इसके करंट से इसको फर्क पड़ सकता है, तो कल को कभी इसमें करंट आएगा तो इसको फर्क पड़ेगा। तो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को इंड्यूस कर सकते हैं, नहीं। तो अभी फिलहाल हम इस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं कि एक इंड्यूस कराने वाला है और दूसरे में इंडक्शन हो रहा है। तो जिससे इंडक्शन मिल रहा है वो प्राइमरी है और जिसको इंडक्शन हो रहा है वो क्या है, सेकेंडरी है। इस तरह से नाम रखे गए हैं। मैं बता दूं, ये म्यूचुअल है, इसकी वजह से उस पे आ सकता है तो उसकी वजह से इस पे भी आ सकता है, लेकिन हम लोग अभी एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी मन में ला रहे हैं। जिसमें करंट है वो क्या है, प्राइमरी, और जिसमें करंट आने वाला है वो क्या है, सेकेंडरी। क्लियर है। तो यार इस टॉपिक में फिर डिस्कशन का मुद्दा क्या है, मुझे बता यार। हम लोगों ने फैराडे लॉ क्या देखा है, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ हमारा फॉर्मूला होता था ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये होता था। अगर मैं यहां बात करूं कि इस कॉइल में कितना ईएमएफ आया है, मुझे ये पता करना है कि इस कॉइल में इसकी वजह से कितना ईएमएफ आया है ना। तो मैं कहूंगा उसके लिए तुम्हें पता करना पड़ेगा कि उस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स प्राइमरी की वजह से कितना है, तभी तो हम बात कर पाएंगे। चलो हम प्लस का अंदाजा लगाते हैं। मुझे बताओ इस पे एसोसिएटेड फ्लक्स जो इस कॉइल ने दिया है वो किससे रिलेटेड होगा। यार ये फ्लक्स B ड्यू टू प्राइमरी से रिलेटेड होगा, एक इसका सेकेंडरी का उससे रिलेटेड होगा, और B इटसेल्फ किससे रिलेटेड होगा। अगर मैं कहूं चलो ठीक है, B इटसेल्फ किससे रिलेटेड होगा। यार क्या बताओ, इस कॉइल से उसकी दूरी बदल जाए तो भी बदल जाएगा, इसका थोड़ा एंगल बदल जाए तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स बदल जाएगा। B बहुत कारणों से, क्या बता यार, B किसकी वजह से, ड्यू टू प्राइमरी ना। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के म्यूचुअल दूरी और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि उस कॉइल को कितना B मिलने वाला है। बल्कि अगर मैं इस कॉइल को ऐसे वर्टिकल कर दूं ना तो उसको मैग्नेटिज्म मिलेगा ही नहीं। तो क्या यार B का अपना एक फॉर्मूला जो समथिंग इनटू I होगा, और इसमें समथिंग में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं बेसिकली। और उसके अलावा क्या यहां पे cos थीटा भी तो होता है, नहीं, और थीटा में भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, अभी हमें नहीं पता। तो मैं यार क्या कर रहा हूं कि B समथिंग इनटू I होगा, A होगा, cos थीटा होगा। क्या यार ये हम बहुत सारे टर्म्स नहीं आ गए I के अलावा, बहुत सारे टर्म आ गए। चलो, यानी कुल मिला के मैं इतना कह रहा हूं, बहुत सारे टर्म फ्लक्स के फॉर्मूले में, बहुत सारे टर्म्स इनटू I आएंगे, बहुत सारे टर्म इनटू I आएंगे। तो मुझे बताओ ईएमएफ का फॉर्मूला
फिर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा माइनस डी बाई डी टी, बहुत सॉरी माइनस एन डी बाई डी टी बहुत सारे टर्म इंटू आई। यार इस बहुत सारे टर्म में क्या क्या था देखो जरा, मैंने अभी के आई ए दिखाया था। तो फिर मुझे बताओ ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाएगा, यार इन बहुत सारे टर्म में, सॉरी एरिया था कॉस थीटा था, एरिया था कॉस थीटा था, क्या इन सारे बहुत सारे टर्म में क्या हम कोई एक चीज ही तो बदलाव कर रहे हैं, किसको बदल रहे हैं? यार ये बताओ इसमें करंट लाने के लिए, इसमें ईएमएफ लाने के लिए हमने क्या बदलने का सोचा है? केवल और केवल करंट, हम इनमें से कोई और चीज चेंज नहीं करेंगे। तो जब इतनी सारी चेंज नहीं होना है तो उनको हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो बाहर क्या आ गया, एन के ए कॉस थीटा, और उसके अलावा बचा क्या, डी आई बाई डी टी। तो क्यों ना इतनी सारी चीजों को हम एक नाम दे दें। यार अभी इतने सारे गंदे गंदे टर्म आए हैं, तो उन टर्म्स का हम क्या नाम दे दें? इसका नाम हमने रखा है एम। यानी यार अब ऐसा है कि ईएमएफ का फॉर्मूला जो कि ये हुआ करता था अब तक, वो फॉर्मूला अब ये हो गया है, और डी आई बाई डी टी के अलावा जितने भी टर्म्स आए हैं उनका नाम हमने क्या रख दिया है, एम, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोई पूछे यार म्यूचुअल इंडक्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, तो तुम्हें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता होगा। एन क्या है, ऑफ व्हाट, ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सेकेंडरी। ए क्या है, एरिया ऑफ द सेकेंडरी। कॉस थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी के एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। के क्या है, तो के दूरी, ओरिएंटेशन, इन सब बातों पे डिपेंड करता होगा। नहीं तो क्या हम कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस एक टर्म है जो किन पे डिपेंड करता है, बताओ यार। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं? और क्या पता यार इन दोनों के बीच के डिस्टेंस एंगल पे डिपेंड करेगा कि नहीं? नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा कि नहीं? नहीं, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी है ना। क्या नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि बी में उसका रोल होगा। तो यार इतने सारी चीजों के कलेक्टिव डिस्कशन का नाम हमने क्या रख दिया है, एम। कोई पूछे यार एम अगर मुझे एक्सपेरिमेंटली निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर एम एक्सपेरिमेंटली निकालना हो तो बड़ा आसान है, हम क्या करें कि यहां दर्ज करें कि हमने डी आई बाई डी टी कितना कराया है, यानी ये हमारा नोन डेटा होना चाहिए। अब इस कॉइल में हम डी आई बाई डी टी कंट्रोल करेंगे कितना करंट पर सेकंड चेंज हो रहा है, और उस वक्त उस कॉइल का ईएमएफ पता करें। क्या ईएमएफ पता हो, डी आई बाई डी टी पता हो, तो हम एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं कि उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? नहीं। तो यार म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मगर म्यूचुअल इंडक्टेंस हम क्वेश्चन के फॉर्म में भी बना सकते हैं। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस लाना ही मुद्दा हो तो ये सारे टर्म्स हमें पता करना पड़ेंगे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पता चल जाएगा, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फिलहाल क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डी आई बाई डी टी के अलावा जितने भी टर्म्स हैं उनका कलेक्टिव नाम है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, के यहां आया था, ए आया था, कॉस थीटा आया था, क्या मैं ये कह सकता हूं फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के अलावा जो कुछ आया था वो एम है? नहीं नहीं, अभी एक टर्म मिसिंग है, एन मिसिंग है। यानी यार फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के अलावा जो आया था वो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं, उसमें अभी और मल्टीप्लाई क्या होने वाला है, एन मल्टीप्लाई होने वाला है। तो मैं यार एक टर्म बनाने वाला हूं जिसका नाम मैंने लिखा है क्या, लिंकेज फ्लक्स। लिंकेज फ्लक्स और फ्लक्स में थोड़ा सा अंतर है। फ्लक्स अगर यहां एक क्वाइल होती तो ही तय हो जाता, अगर यहां एन क्वाइल हैं तो एक क्वाइल नहीं बल्कि हर क्वाइल से, क्या अगर यहां पर एक क्वाइल है तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स बी इंटू एरिया होगा, लेकिन अगर यहां एन क्वाइल है तो हर क्वाइल से एसोसिएटेड फ्लक्स अगर निकालना है तो उसमें एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने एक नाम दिया लिंकेज फ्लक्स। लिंकेज फ्लक्स क्या है, एन इंटू फाइव।
अच्छा फाई क्या होगा, फाई तो अभी मैं लिख चुका हूं, फाई क्या होगा समथिंग इनटू आई, और उस समथिंग में के ए कॉस थीटा ये सारे टर्म होंगे। अब मैं कह दूं यार क्या बताओ, जब तुम ईएमएफ का फॉर्मूला लिख रहे थे तो डीआई बाई डी टी के अलावा जो कुछ आने वाला है, और जब लिंकेज फ्लक्स का फॉर्मूला लिख रहे हो तो आई के अलावा जो लिखने वाले हो वो दोनों एक ही चीजें हैं कि नहीं है? नहीं। क्या इसका नाम भी हम एम लिख सकते हैं कि नहीं? बात समझ रहे हैं? ऐसे देखो जरा, ये फॉर्मूले में डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स था, मैं एन अंदर ले जाऊं तो अब क्या बन गया एन फाई। तो क्या एन फाई के फॉर्मूले में आई के अलावा जो कुछ था वही तो यहां आया है? नहीं। तो हम कैसे याद रखें लिंकेज फ्लक्स क्या है? सर लिंकेज फ्लक्स क्या है? ईएमएफ के फॉर्मूले में डी आई बाई डी टी के अलावा जो कुछ है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, या लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के अलावा जो कुछ है वही क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या याद रखना ठीक रहेगा? ये याद रखना ठीक रहेगा, लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के अलावा जो कुछ है वो क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब मुझे बताओ ईएमएफ का फॉर्मूला डी बाई डी टी ऑफ एन फाई होता था कि नहीं? और एन फाई कितना है एम आई, तो क्या बता रही है अपने आप एम डी आई बाई डी टी हो जाएगा कि नहीं? यानी पूरी कहानी का सेंट्रल आइडिया ये है कि फैराडे लॉ के फॉर्मूले में ईएमएफ ये होता था, और एन फाई के आंसर में आई के अलावा जो कुछ है वही क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस। मुझे लगता है यार ये बीच की बात भुला देंगे तो चलेगा, ये मैं हटा दूं। इतनी बात देखे जरा, लिंकेज फ्लक्स मैंने इसको नाम दिया है एन फाई को, और लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के अलावा जो है उसी का नाम क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस। फ्लक्स और लिंकेज फ्लक्स में बस एन का अंतर है। तो ऐसा है कि अगर हमने इतनी मैथमेटिकल बात करी है यहां पे, तो इसका मतलब कुछ अरेंजमेंट के म्यूचुअल इंडक्टेंस मैथमेटिकली भी निकाले जा सकते हैं। मैं यहां पर यार म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने वाला हूं। पहला केस मैंने वहां कौन सा दिया है? हाँ हाँ, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है जिसमें कुछ आई का करंट है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे डी दूरी पे एक कॉइल रखी है जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, और मान लेते हैं उसमें कुछ स्मॉल आर की रेडियस है। यार एक बहुत छोटी रेडियस का रिंग है, क्योंकि बड़ी रेडियस होगी तो उसके लिए मैथ्स लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो आर कैसा है बहुत स्मॉल है, यानी अगर मैं कहूँ कि ये दूरी डी की कॉइल से है या कॉइल के सेंटर से है या कॉइल के कॉर्नर से, तो मैं कहूँगा सब से है, वरना फॉर्मूला लगाना मैथ्स लगाना मुश्किल हो जाएगा। बताओ जरा इन दो चीज़ों में प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है? ये प्राइमरी है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडर है, और ये वो है जिस पर क्या होने वाला है, जिस पर म्यूचुअल इंडक्शन होने वाला है। अब म्यूचुअल हमारा मुद्दा है म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें लाना है, एम पता करना है, ये मुद्दा है। तो मैंने क्या बताया म्यूचुअल इंडक्टेंस लाने का तरीका? लिंकेज फ्लक्स, लिंकेज फ्लक्स बोले तो एन फाई के फॉर्मूले में हमें देखना है आई के अलावा क्या आने वाला है। तो यार एन नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सेकेंडरी है, और फ्लक्स, ये फ्लक्स किसकी वजह से होता है? ऑन सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी। ठीक है, मुझे बता एन सेकेंडरी की जगह तो एन दिया है, फ्लक्स कितना? फ्लक्स कितना? बी ए कॉस थीटा। चलो मुझे बताएं थीटा कितना?
क्या बताओ, ये करंट कैरिंग वायर इस कॉइल वाले एरिया पे मैग्नेटिज्म कैसे देगा, अंदर की तरफ। कॉइल जिस तरह से रखी है उसका एरिया वेक्टर भी अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो थीटा की जगह क्या आ गया, 0। चलो बी की जगह क्या लिखना चाहिए यार, क्या बताओ, एक स्ट्रेट वायर से डी दूरी पे रिंग रखी है तो बी कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और एरिया की जगह देखो जरा, ये आ गया एन म्यू नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2d इंटू आई। समझ गया यार, क्या ये उस लुक में आ गया जिस लुक में हम देखते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का आंसर क्या आ गया, एन म्यू नॉट आर स्क्वायर बाई 2d। सुन पा रहे हैं, क्लियर है। तो यार अभी हमने इस वायर और इस कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला है। अगली हेडिंग जरा देखें और समझ पा रहे हैं तो उसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस लाने की कोशिश करें। एक बड़ी रिंग के सेंटर के करीब एक एन टर्न्स की दूसरी कॉइल रखी है, ठीक है। बड़ी रिंग कैपिटल आर रेडियस की है और छोटी रिंग स्मॉल आर रेडियस की है। यार ये डिस्कशन बहुत कंडीशनल है, तभी ये डिस्कशन का मतलब है। अगर इतना कंडीशन नहीं होगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। दोनों सेम प्लेन में। कंडीशन क्या है कि सेंटर पे रखा है, इसका रेडियस बहुत क्या स्मॉल आर कैपिटल आर के सामने बहुत स्मॉल है, उसके लिए हम काम करने वाले हैं। पहले तो ये डायग्राम बना ले, उसमें डायग्राम बना नहीं है तो ये दिक्कत हो सकती है। मेरे ख्याल से हेडिंग यही है। ओके, बड़ी रिंग में भी N2 टर्न दिए हैं। मुझे बताओ, बड़ी रिंग में अगर N2 टर्न है, N2 टर्न, तो बताओ सेंटर पे जो मैग्नेटिज्म आएगा वो भी स्ट्रॉन्ग आएगा। चलो हम लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस लाना है, M लाना है। ट्राई करें जरा, पिछले क्वेश्चन में जो स्टेप किए गए हैं वो स्टेप रिपीट करना है। मैंने कहा यार लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले को MI वाले लुक में लाना है। लिंकेज फ्लक्स होता है N सेकेंडरी फाई ड्यू टू प्राइमरी ऑन सेकेंडरी। बताए जरा, सेकेंडरी यहां कौन है, प्राइमरी कौन है। यार जिसमें करंट है वो प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी है। मैं बता दूं, जिसके लिए हम मैथ्स लगा पाए उसी के हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी माना जाता है। सही बात तो यह है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इसकी वजह से इसका आता है तो इसकी वजह से इसका भी वही रहता है। तो हम प्राइमरी सेकेंडरी अपनी मर्जी से चूज करते हैं, जिसके लिए मैथ्स लगाना संभव हो। हर चीज के लिए हम मैथ्स नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने यार इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी चूज किया। अभी समझ में आएगा कि इसमें मैथ्स लगाना संभव है। चलो यार, एन सेकेंडरी की जगह क्या लिखा जाए। हाँ यार, एन सेकेंडरी की जगह एन, अरे एन ही तो दिया है।
N1 दिया, मैंने कॉमा लगाया था, अब N1 लग रहा है तो N1 लिख देते हैं। चलो N1 फाई ड्यू टू प्राइमरी, बताया फाई क्या? फाई होगा बी ए कॉस थीटा, बताया जरा थीटा कितना? हाँ बी में आएगा ना N2, N2 क्यों आएगा? ये फाई एसोसिएटेड विद प्राइमरी लाना है तो होगा बी ए कॉस थीटा, थीटा कितना? फिर सीधी सी बात है यार, इस बड़ी कॉइल का जो मैग्नेटिज्म आएगा वो कहाँ आएगा? अंदर की तरफ, यानी थीटा कितना? 0। चलो बी कितना? यार बी किस वजह से है? एक बड़ी कॉइल की वजह से उसके सेंटर पे। तो बी का फॉर्मूला हमने कभी ना कभी पढ़ा है, क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r। लेकिन एक टर्न होता तो म्यू नॉट आई बाई 2r होता, यहाँ कितने टर्न है? N2, तो यहाँ अब N2 भी लिखना पड़ेगा। नहीं, एरिया कितना? पाई स्मॉल आर या कैपिटल? प्राइमरी में। तो क्या देखो जरा, आई के अलावा जो जितने भी उल्टे सीधे टर्म आए हैं, N1 N2 म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, इन सबको हम क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं कि नहीं? यही n है, m है। क्लियर है? तो यार मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। सिचुएशन मैं बता देता हूं। एक कॉइल के सामने उसकी एक्सिस पर एक रिंग रखी है, किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताएं। तो यार इसके स्टेप में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला कोई याद नहीं रख सकता, लेकिन ये स्टेप हम रिकॉल करा सकते हैं। भाई इस स्टेप में सब कुछ आया है, बी आया, ए आया, कॉस थीटा एन आया, इतने सारे टर्म, तो स्टेप ही मदद कर सकते हैं इस आंसर को याद रखने में। अगला डिस्कशन क्या है कि एक कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न दिए हैं क्या? हाँ चलो यार, एक कॉइल है जिसमें कितने N1 नंबर ऑफ टर्न्स है और इसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। ये दोनों कॉइल एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं। ओके, बड़ी रिंग में N2 है और इसमें क्या है? N1 है। इसकी रेडियस स्मॉल r है। मुझे बता यार, एक रिंग है ऐसी, उसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म होता है वो हमेशा कहाँ की तरफ होता है? एक्सिस के अलोंग होता है। यानी यार इस बड़ी वाली कॉइल का मैग्नेटिज्म कुछ एक्सिस के अलोंग या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है एक्सिस के अलोंग होता है और बाद में ये मैग्नेटिज्म ऐसे कुछ टर्न कर जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ और बोलूं या करोगे? थोड़ी जगह बचाना पड़ेगी, एक मिसिंग है यहाँ पे सोलेनाइड वाला। हाँ जगह है ऊपर। ठीक, ठीक। तो बताया प्राइमरी कौन, सेकेंडरी कौन, और कोई फॉर्मूले पीछे पलट के देख सकते हैं अगर नहीं याद आ रहे हैं।
बताया जरा, 5BA cos एनीवन। फिर से कॉइल दोनों पैरेलल रखी हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री होगा। चलो मैग्नेटिक फील्ड किसी को पता है? हाँ अपराजिता बताए मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला। इससे d दूरी पे, चलो x दूरी पे, मैंने x सिंबल यूज किया है कभी, x दूरी पे क्या फॉर्मूला होता है किसी को याद है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर, ये कभी सुना है? एरिया कितना? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो यार आई के अलावा जितना कुछ आया है ये, यही क्या हो गया? अच्छा एक N2 और आएगा, ठीक। तो ये जितना कुछ आया है यही क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ गया? तो अगर ये जो मैंने 2-3 एग्जाम्पल कराए इन्हीं में से शायद कभी कुछ पूछ लिया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और एक अभी और मैं कराने वाला हूं, नोट कर लिया है? ये एक आइडियल सोलेनाइड है, लॉन्ग आइडियल सोलेनाइड है जिसमें L लेंथ है और इसके N टोटल नंबर ऑफ टर्न है, N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। इस कॉइल को किसी दूसरी कॉइल से कवर किया गया है जिसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक। मान लेते हैं यार पहली वाली कॉइल, इसका रेडियस R1 है और बड़ी वाली कॉइल का एरिया रेडियस R2 है, इसका R2 रेडियस है। मुझे बताएं यहाँ प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन? तो यार प्राइमरी अपनी मर्जी से मानना हो तो यार हम इसको मानेंगे, क्योंकि इसके लिए B का फॉर्मूला पता है, इसके लिए तो B का फॉर्मूला हमें पता ही नहीं है। यार ये भी एक बात है कि म्यूचुअल इंडक्शन किसी को भी मान के लाया जा सकता है, बट लाते वही है जिसकी मैथ हम लगा पाए। तो यार ये एक लॉन्ग सोलेनाइड है और लॉन्ग सोलेनाइड मतलब आइडल सोलेनाइड। क्या उसके B का फॉर्मूला कभी पढ़ा है? क्या इस लॉन्ग सोलेनाइड की वजह से मैग्नेटिज्म आएगा और वो मैग्नेटिज्म इसकी एक्सिस के अलोंग होता है, ये बात सबको पता होना चाहिए। क्या इस लॉन्ग सोलेनाइड का मैग्नेटिज्म आता है और मैग्नेटिज्म हमें एक्सिस के अलोंग जो पता है वो B, किसी को याद है? Ni, लेकिन समस्या N दिया नहीं है। क्या बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं और लेंथ दिए हैं। स्मॉल n क्या होता था? स्मॉल n होता था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट, तो स्मॉल n को हम N1/L लिख देंगे बाद में, ठीक है। अभी क्या स्टेप फॉलो करें जरा मुझे बताएं, m क्या आएगा? पानी रखना है आपने छींटे मारने के लिए। ठीक, और कोई? पाई R1 स्क्वायर या पाई R2 स्क्वायर? हाँ मुझे बताओ लिंकेज फ्लक्स
लिंकेज फ्लक्स एसोसिएटेड लाना है, लिंकेज फ्लक्स एसोसिएटेड, तो वो होगा N2 इंटू फाई। फाई किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्राइमरी ऑन सेकेंडरी, नहीं N2 की जगह तो N2 आएगी, अब फाई 2 की जगह क्या लिखना है? B इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस 0, तो R1 या R2। मुझे एक बार बताओ, क्या इस कॉइल का मैग्नेटिज्म अंदर है बाहर है? लेना तो R2 ही था, मगर क्या अगर ये मैग्नेटिज्म पूरी कॉइल से एसोसिएटेड होता तो R2 का मतलब, फ्लक्स जब है ही इतने रीजन में तो बाहर वाली रेडियस के लेने का कोई मतलब, ये पहली बार हो रहा है कि हम सेकेंडरी के बजाय किसकी रेडियस ले रहे हैं? प्राइमरी। कारण क्या है? क्या बता यार, फ्लक्स केवल इनसाइड है या आउटसाइड भी है? जो सोलेनोइड का मैग्नेटिज्म होता है वो केवल कहाँ होता है? इनसाइड, आउटसाइड बहुत कम होता है। तो यहां हम R1 लेने वाले हैं, प्राइमरी का रेडियस लेने वाले हैं। B की जगह कितना? B की जगह म्यू नॉट Ni, और N की जगह क्या? N1/L पाई R1 स्क्वायर। तो ये बन गया म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर बाई L इंटू आई। क्या बात समझ में आ गई? अभी तक मैं बात कर रहा था कि किसी कॉइल में अगर किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ आता है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे बताओ, अगर मैं इस कॉइल से पूछूं कि किसी कारण से तुम्हारे अंदर से फ्लक्स चेंज होना है, तो वो उसका रिएक्ट करेगी कि नहीं? उसके लिए ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? भले इसके अंदर से पास करने वाला फ्लक्स में उसका खुद का कंट्रीब्यूशन हो। मतलब जब मैं कह रहा हूं इस कॉइल के अंदर जैसे मैंने इस सर्किट को कनेक्ट किया तो मैग्नेटिज्म डेवलप होने लगा, तो मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ, हर कॉइल्स के अंदर से होके डेवलप हो रहा है, तो क्या यहां भी फैराडे का नियम लगेगा कि नहीं? इस कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहा है और वो फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला भी कौन है?